हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम हिंदी मीडियम। तो गाइस, आज से हम क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट करने वाले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा मानना ये है कि यदि आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। यदि आपका टारगेट सीधा बोर्ड एग्जाम भी है तो मेरा मानना ये है कि आप उस बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी जानो। मान लिया आप फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो आप पहले फिजिक्स के सिलेबस के बारे में आपको जानना है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम उसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको हमारा पहला मतलब कि सिलेबस के बारे में। तो हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे आज, है ना। पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ही हमारी जो यूनिट आती है दोस्तों, वो हमारी विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट आती है दोस्तों प्रकाशिकी, है ना। प्रकाशिकी के अंदर भी हम दो तरीके की प्रकाशिकी पढ़ेंगे, यानी दो तरह की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम। तरंग प्रकाशिकी, दूसरी है दोस्तों हमारी किरण प्रकाशिकी। ठीक है दोस्तों, और हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे हम आधुनिक भौतिकी, यानी जिसे हम बोलते हैं दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हमारी 3 यूनिट हैं। और इन ऐसा नहीं है दोस्तों, इस वाली यूनिट के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर है। इन वाली यूनिट के भी, इस मतलब तरंग प्रकाश की जो यूनिट है इसके अंदर भी काफी सारे चैप्टर हैं। और ये किरण प्रकाश की जो है दोस्तों, इसके अंदर भी काफी सारे हमारे चैप्टर हैं। तो दोस्तों, पहले आज मैंने आपको ये बस सीधी यूनिट बताई है कि इन यूनिट के अंदर भी काफी सारे चैप्टर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सबसे पहली यूनिट है दोस्तों विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और दूसरी यूनिट है हमारी दोस्तों प्रकाशी यानी ऑप्टिक्स। प्रकाश की भी 2 यूनिट है दोस्तों, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। ठीक है दोस्तों, और लास्ट वाली यूनिट हमारी आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। तो दोस्तों, आप बोलोगे भैया आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो मैं बताता हूँ आपको आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पहली यूनिट पढ़ाने वाला हूँ विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर है। ठीक है, तो बताइए तो ये क्या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, इसके अंदर जो पहली हमारा चैप्टर आता है वो क्या है दोस्तों, हमारे स्थिर वैद्युतिकी। कौन सा चैप्टर है दोस्तों, हमारे स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संधारित्र। फिर उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं तीसरे नंबर पर दोस्तों विद्युत धारा, और चौथे नंबर पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम चुंबकत्व, और 5वें नंबर पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 6ठे नंबर पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये डिजिट हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और एक एक चैप्टर को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल वे से हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पहली यूनिट की पहला चैप्टर क्या दोस्तों इस यूनिट का, हमारी विद्युत चुंबकत्व जो हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, इसका पहला जो चैप्टर है हमारा वो हमारा स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा संधारित्र, तीसरा विद्युत धारा, चौथा चुंबकत्व, 5वां विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और दोस्तों 6ठा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दोस्तों, हम आज इस वाली चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, और इसका भी आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सिलेबस का। मैंने आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सी बेसिक जानकारी दी है। क्यों दी है दोस्तों, मैंने इसलिए दी है क्योंकि आप जान लो पहले, है ना। यदि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो तो पहले उसके सिलेबस के बारे में क्या करो, आप जान लो। ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों आवेश। तो दोस्तों, आवेश क्या है, पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, जब हमारा आवेश क्या होता है, 2 तरह की फील्ड जनरेट करता है। पहली क्या है दोस्तों, हमारा विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में, कब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और कब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस चीज को मैं बताने वाला हूँ आपको आगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, और इसके प्रभाव क्या है ना, इसके प्रभावों को क्या करता है, अनुभव करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में, है ना, चार्ज पर, विद्युत क्षेत्र का चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी आवेश पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में, यानी आने वाले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो आवेश का बना कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फटाफट जान लो इन पॉइंटों को। ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों इसका कूलम, और दोस्तों ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हमारी सीजीएस मात्रक जो होता है इसका क्या होता है दोस्तों, स्टेट कूलम। और दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना, एक कूलम बराबर कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और यहाँ पे 1 फैराड है। यानी कभी कभी हम क्या करते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है, यानी आवेश की जो यूनिट होती है, हम कभी कभी फेराडे भी यूज़ कर लेते हैं ना। तो 1 फेराडे बराबर होता है 96,540 कूलम। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, इसमें डेफिनेशन में 2 चीज़ें आई हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, आवेश उत्पन्न करते हैं, यानी जनरेट करता है। तो कब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है और कब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है, मैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों समझिएगा गौर से। तो आवेश यदि स्थिर है, स्थिर का मतलब क्या दोस्तों, यदि उसकी जो वेग है बिल्कुल 0 है, यानी कि रुका हुआ है बिल्कुल आवेश। स्थिर का मतलब क्या है, आवेश रुका हुआ है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है दोस्तों, तो तब वो केवल
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने, तब वो क्या करेगा दोस्तों, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है यदि आवेश हमारा गति में। दोस्तों आवेश भी हमारा दो तरह से गति में हो सकता है। पहला इस तरह से गति में हो सकता है, उसकी जो वेग हो वो क्या हो, नियत हो। यदि हमारा वेग नियत होगा तो दोस्तों जो उसका एक्सेलरेशन है यानी कि उसका जो त्वरण है वो क्या होगा दोस्तों, हमारा शून्य होने वाला है। यदि हम वहीं पर बात करते हैं, यदि उसकी जो आवेश की स्पीड है वो ही नियत नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि नियतांक यानी नियत, यदि हमारी आवेश की जो स्पीड है यदि वो नियत नहीं है, तब वो क्या करेगा, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा दोस्तों, शून्य नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, यदि आवेश स्थिर है तो हमारा क्या करेगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश हमारे गति में भी दो प्रकार से हो सकता है, यदि वेग हमारा नियत है तब, और एक हमारा वेग नियत नहीं है तब। ठीक है दोस्तों, अच्छा है ना। तो यदि वेग नियत है तो दोस्तों उसका त्वरण क्या होने वाला है दोस्तों, शून्य होने वाला है। यदि वेग हमारा नियत नहीं है तो उसका त्वरण भी शून्य नहीं होने वाला। अब समझिएगा बात को ना, यदि उसका वेग नियत है और दोस्तों उसका त्वरण जो है हमारा वो जीरो है, तो वो क्या करेगा, दो तरह की फील्ड जनरेट करेगा। दोस्तों गौर से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज क्या जनरेट करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र। पहली की चीज क्या जनरेट करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र। दूसरी चीज क्या जनरेट करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों घबराइएगा नहीं, इन चीजों को वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हम आने वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, यदि हमारा वेग हमारा नियत है तो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। और क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है। यदि हम वहीं पर बात करते हैं, ये वेग हमारा नियत नहीं है, यदि हमारा वेग नियत नहीं है तो दोस्तों एक्सेलरेशन भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन भी यानी त्वरण भी क्या नहीं होने वाला, हमारा जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, यदि त्वरण हमारा जीरो नहीं तो वो तीन तरह की चीजें उत्पन्न करेगा, है ना। तो एक पहला क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दूसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तीसरा क्या दोस्तों, हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। यदि आवेश हमारा स्थिर है यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है। यदि वहीं पर हम बात करें, यदि आवेश गति में, मैंने आपको बताया आवेश दो प्रकार से गति में हो सकता है। पहली चीज क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो यानी नियत हो, और दूसरी चीज हो सकती है उसकी वेलोसिटी यानी नियत नहीं हो। यदि उसकी वेलोसिटी नियत होगी दोस्तों तो उसका जो एक्सेलरेशन है, जो चार्ज है हमारा आवेश का जो एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, उसका वो जो वेलोसिटी नियत होने से उसका एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। यदि उसकी वेलोसिटी नियत नहीं है दोस्तों तो क्या होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो नहीं होने वाला। यदि उसका त्वरण जीरो है तो वो दो तरह की फील्ड जनरेट करेगा। पहली वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगी यहाँ पे, और क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी वो उत्पन्न करने वाला। वही यदि हम वहीं पर बात करते हैं, यदि एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो है हमारा, तो पहली चीज हमें जनरेट करेगा वैद्युत क्षेत्र, दूसरी चीज चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरी चीज क्या दोस्तों, हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, फटाफट चलते हैं आगे ना। तो यहाँ पे देखो वैद्युत चुंबक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने ये तो बता दिया क्या ना, कब जब वेग नियत होगा तो कौन सी फील्ड जनरेट करेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ ना, यदि हमारा आवेश स्थिर है तो हम उसे किस चैप्टर में पढ़ेंगे, यदि उसका वेग नियत है तो हम उसे किस चैप्टर में पढ़ेंगे, यदि हमारा वेग नियत नहीं है तो हम उसे किस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने वाले, चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब आप समझिएगा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, स्थिर वैद्युतिकी ना। स्थिर वैद्युतिकी में यदि मैं इस चैप्टर को मैं जैसे जैसे आगे कंटिन्यू करूँगा, इस पूरे चैप्टर में आवेश क्या रहने वाला है दोस्तों, हमारा स्थिर रहने वाला है। तो दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये दोस्तों यही, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि आवेश क्या रहेगा दोस्तों, इसमें स्थिर रहने वाला है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। यदि जिस भी ब्रांच में हमारी, है ना, जिस भी यूनिट में हमारी क्या रहने वाला, आवेश स्थिर रहने वाला है ना, उस यूनिट को हम क्या बोलने वाले दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी ना। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब यही है कि उसमें आवेश क्या रहने वाला है, स्थिर रहने वाला। दूसरी चीज़, यदि हमारा आवेश जो है हमारा दोस्तों एक नियत वेग से गति कर रहा है, एक नियत वेग से क्या कर रहा है दोस्तों, गति कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी यानी कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। और वहीं पर हम यदि हमारी जो चार्ज हमारा, यदि उसकी वेलोसिटी नियत है, उसका यानी वेग यानी उसका कांस्टेंट है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो उसे हम किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम उसे पढ़ने वाले हैं। अब वहीं पर हम बात करते हैं वेग, है ना, नियत नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या नहीं होने वाला दोस्तों, जीरो नहीं होने वाला। दोस्तों ये चीज़ आपने 11th में पढ़ ली होंगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो जब उसका वेग नियत नहीं होगा यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होने, तो उसे हम किस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, वैद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं आपको, है ना। तो देखिए आवेश क्या, मैंने आपको बताया आवेश क्या करेगा, दो तरह की फील्ड जनरेट करेगा। पहली चीज हमारी चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरी चीज क्या हमारी वैद्युत क्षेत्र। कब वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला, वो चीज आप यहाँ पे देखोगे, यदि आवेश का जो वेग है यानी स्पीड है उसकी, यदि वो जीरो है, यदि वो क्या है, जीरो है तो क्या करेगा, वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला। यदि आवेश हमारे गति में भी मैंने आपको बताया दोस्तों दो तरह से गति में हो सकता है ना। यदि वेग उसका नियत है
तो वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। तब वो दो तरह की फील्ड जनरेट करने वाला है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम वहीं पर बात करते हैं, यदि उसकी वेग जो है हमारा नियत नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या है, यानी त्वरण भी क्या है, जीरो नहीं होने वाला है। तब वो क्या करेगा, तीन चीजें जनरेट करने वाला है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंग। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं, मैंने बता देता हूँ, यदि हमारा आवेश स्थिर है तो हम उसे किस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले, यानी किस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, स्थिर वैद्युतिकी। यदि हम वहीं पर बात कर लेते हैं, वेग हमारा नियत यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। उस हम किस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के अंदर। और यदि हम वहीं पर बात करते हैं, वेग हमारा नियत नहीं है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, जीरो नहीं है, तो हम उसे किस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, फटाफट चलते हैं आगे। आई होप दोस्तों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट चलते हैं दोस्तों आगे। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आवेश की संकल्पना। तो दोस्तों आवेश की संकल्पना को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आवेश की संकल्पना में मैंने एक उदाहरण लिया है, इस उदाहरण के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो देखिए समझिएगा, के यानी कि इसे बोलते हैं पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है, वो दोस्तों कितना होता है, 19। जैसे हमने दोस्तों इसमें, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना दोस्तों, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी दोस्तों, 19 है। और दोस्तों इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है दोस्तों, 19 है। और जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के विन्यास करूँगा 2,8,8,1। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, इसकी जो बाह्यतम कोश है, यानी कि इसकी जो लास्ट वाली कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन है। और दोस्तों इसे अपना अष्टक पूरा करना है, या तो ये क्या करेगा दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अष्टक पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे खुद से बताइएगा, अब आप मुझे खुद से बताइए कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान समझेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को इसे देना आसान समझेगा। तो आप बोलोगे कि भैया आप ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देना आसान समझेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा दोस्तों, देना आसान समझेगा, आप बोलोगे। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसमें से मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना। जैसे ही मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस पोटेशियम, ये जो हमारी धातु है, यानी पोटेशियम, यानी कि ये जो हमारा एटम है, परमाणु है, इस पर क्या आ गया दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस पर क्या आ गया दोस्तों, धनावेश। और समझिएगा दोस्तों, ध्यान से लिंक करना दोस्तों, यानी कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, जैसे ही पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कैसा है, धनावेश चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए दोस्तों, 18 हो गए, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में कितने थे दोस्तों, 19 इलेक्ट्रॉन थे, और उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो दोस्तों अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितने दोस्तों, 19। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस पर धनावेश आता है। क्या आता है दोस्तों, उस पर धनावेश आता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आप समझिएगा Cl70, यानी कि Cl17 का मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर, यानी क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, वो क्या दोस्तों, 17 है। इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है दोस्तों, 17 है ना। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लिखा दोस्तों 2,8,7। अब आप इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इसके बाह्यतम कोश में दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे आप खुद से बताइएगा, यदि क्लोरीन को इसे अपना अष्टक पूरा करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना आसान समझेगा, ये इन 7 इलेक्ट्रॉन को देना आसान समझेगा। तो आप बोलोगे भैया ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेना आसान समझेगा। तो दोस्तों इसने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसने क्या करा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी कि जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोस्तों इस क्लोरीन पर क्या आ गया दोस्तों, ऋण आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया दोस्तों, ऋण आवेश आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि कोई एटम, है ना, यदि कोई एटम हमारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो उसके ऊपर क्या आने वाला है दोस्तों, हमारा ऋणावेश आने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, इलेक्ट्रॉन यानी इस पर 17, तो अब कितने बचे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या दोस्तों ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन के लेने से क्या हुआ दोस्तों, इस पर ऋणावेश आया। दोस्तों यदि मैं वहीं पर बात बता दूँ, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग, यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस पर क्या आएंगे दोस्तों, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब इस पर दोस्तों प्रोटॉन की संख्या कितनी, 70। तो दोस्तों अभी भी इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना, 70, क्योंकि इसने त्यागा क्या है दोस्तों, यानी कि इसने लिया क्या है, इसने लिया है केवल इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। यानी कविता का सार यही है, यानी कि यदि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यदि क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसके ऊपर क्या आने वाला है दोस्तों, धनावेश आने वाला है। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो दोस्तों इसके ऊपर क्या आने वाला है दोस्तों, ऋणावेश आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इतनी सी बात है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना। तो आवेश के प्रकार, आवेश दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है दोस्तों, धनावेश, दूसरा हमारा ऋणावेश, ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, है ना, आप किसी वस्तु को धनावेश
कब बोलोगे और ऋणावेश कब बोलोगे। तो मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ, है ना। तो देखिए, है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, ये हमारे पास क्या दोस्तों, कोई वस्तु है ना, या फिर कोई वस्तु है ना, इस तरीके से। तो इसमें नेगेटिव चार्ज मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें 4 क्या दोस्तों नेगेटिव चार्ज है। यदि मैं वहीं पर बोलता हूँ इसमें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब आप मुझे खुद से बताइएगा इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो आप बोलोगे भैया इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि किसी वस्तु या फिर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, नेगेटिव के कंपैरिजन में, है ना, यदि किसी वस्तु में या फिर किसी एटम में, है ना, क्या है, नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो हम उस वस्तु को या फिर उस एटम को हम क्या बोलेंगे, धनावेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, धनावेश बोलेंगे। यदि हम इसके अपोजिट चलते हैं ना, अपोजिट कहने का मतलब ये भी क्या, आपकी बार कोई वस्तु या फिर कोई एटम वगैरह कुछ भी समझ लीजिएगा, तो इसमें आपकी बार पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 है ना, और नेगेटिव चार्ज ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इस तरीके से ये इतने सारे क्या है नेगेटिव चार्ज। यानी कि इस वस्तु में आपकी बार देखिएगा गौर से, पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में, पॉजिटिव चार्ज की तुलना में नेगेटिव चार्ज क्या दोस्तों ज़्यादा है ना। यदि पॉजिटिव चार्ज की तुलना में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो मैं इस वस्तु को क्या बोलूँगा दोस्तों, ऋणावेश। क्या बोलूँगा, ये ऋणावेशित वस्तु है, और मैं इस वस्तु को क्या बोलूँगा दोस्तों, धनावेशित वस्तु बोलने वाला हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये, यदि किसी वस्तु के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में ज़्यादा है तो मैं उस वस्तु को धनावेशित बोलूँगा। यदि किसी वस्तु में है ना पॉजिटिव चार्ज की कंपैरिजन नेगेटिव चार्ज आता है तो मैं उस वस्तु को क्या बोलूँगा, ऋणावेशित बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, है ना। वहीं पर तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि हमारे है ना लाइक चार्जेस का मतलब क्या दोस्तों, चार्जेस मैंने बता दिया 2 प्रकार के, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा क्या दोस्तों हमारा नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या है दोस्तों हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों ध्यान से। ठीक है, यदि लाइक चार्जेस यानी कि सजातीय आवेश, यानी दोनों एक जैसे आवेश हैं, है ना, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपेल करने वाले हैं। यदि हम वहीं पर ध्यान करें, है ना, तो अनलाइक चार्जेस यानी कि विजातीय आवेश, यदि दो आवेश हमारे अलग अलग प्रकृति के, यानी कि एक हमारा धनावेश है, दूसरा क्या हमारा ऋण आवेश है, तो वो दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले, यानी कि करने वाले दोस्तों, आकर्षित करने वाले। दोस्तों मैं आपको और थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ, है ना। यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव 2 चार्जेस है हमारे पास, तो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, रिपेल करने वाले। क्या करने वाले दोस्तों, धक्का देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। यदि नेगेटिव और नेगेटिव भी दोनों एक जैसे चार्ज हैं तो ये अब भी क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को क्या देंगे, धक्का देंगे। यदि मैं वहीं पर बात करता हूँ, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या दोस्तों हमारे नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं दोस्तों, अट्रैक्ट करने वाले। यानी कि क्या, ये मेरे कहने का मतलब है, जो लाइक चार्जेस यानी जो एक जैसे चार्ज होते हैं, यानी कि जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम वहीं पर अपोजिट बात करते हैं, अनलाइक चार्जेस यानी जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों ये आवेश के प्रकार वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ है ना इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। यानी कि मान लीजिए कोई परमाणु है, किसी भी परमाणु के अंदर 3 चीजें होती हैं, यानी कि पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन, तीसरा होता है दोस्तों हमारा प्रोटॉन, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो Q को हम दोस्तों, Q का मतलब क्या दोस्तों, आवेश, है ना। E का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये जो गणना है ना, ये जो मैंने लिखी है ना, ये जो मैंने लिखी है ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब मैं आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है यानी QE, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस के 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, है ना दोस्तों। यानी कि आपको यहाँ पे गौर देना है कि इस पे क्या है, इसका आगे लिख रहा है, इस डिजिट के आगे जो लिख रहा है वो नेगेटिव है, वो क्या है नेगेटिव। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को शो दोस्तों हम इस तरीके से सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ई लिखने के बाद उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगा दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस चिन्ह के साथ, माइनस के है ना 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम होता है। और जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 13 kg। उसी तरीके से हम देखें, यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो दोस्तों न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, उदासीन, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि ये उदासीन होते हैं, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब बात करते हैं है ना न्यूट्रॉन के मास की। जो इस दोस्तों न्यूट्रॉन का जो मास होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो दोस्तों प्रोटॉन के मास की क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, लगभग बराबर होता है ना। अब हम गणना पढ़ लेते हैं दोस्तों प्रोटॉन की, यानी कि जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ना, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस के 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम होता है। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, यानी कि डिजिट दोनों की सेम है।
क्या है दोस्तों, डिजिट क्या है दोनों की सेम है। बट यहाँ पे दो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है, और वहीं पर हम बात करें प्रोटॉन पे क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए मैंने इसके आवेश के आगे पॉजिटिव चिन्ह लगाया और इसके आवेश के आगे क्या लगाया, मैंने नेगेटिव चिन्ह लगाया। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर हम बात करें जो प्रोटोन है, प्रोटोन का मास क्या होता है दोस्तों, 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 kg। ये गणनाएं जो है दोस्तों हमारी प्रोटोन से संबंधित हैं। वहीं पर मैंने कुछ नोट चीजें लिखी हैं, यानी कि मास ऑफ प्रोटोन जो होता है, मास ऑफ प्रोटोन यानी कि अप्रोक्स है ना, अप्रोक्स क्या होता है ना, 1837 गुना होता है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। किसका दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यानी कि मैंने और थोड़ा सा मतलब और इजी वे में लिख दिया मैंने, मास ऑफ जो प्रोटोन होता है, मास प्रोटोन का जो मास होता है वो 1800 गुना होता है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखें, ये हम न्यूमेरिकल सोल्व करते समय काफ़ी आसानी ये देने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद हो, ये दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा इस चैप्टर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर का, और मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों यदि आप इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए है ना, बेल आइकन को भी हिट जरूर कर देना। दोस्तों इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।